मेरा नाम शुभम खंडेलवाल है और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ एंड मेरा खुद का एक ब्लॉग है filemygstr.com करके, जहाँ पे मैं बहुत सारे आर्टिकल्स और बहुत सारे वीडियोस गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड पोस्ट करता हूँ। और उसी सीरीज में आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं जहाँ पे बात करेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न फॉर्म नंबर 1 की। तो आप सबको पता होगा कि जीएसटी के अंदर जो एक नॉर्मल टैक्स पेयर है उसको हर महीने 3 रिटर्न्स फाइल करनी है। गवर्नमेंट ने शुरू के 2 महीनों के लिए इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन किया है, जिसके अंदर आपको जीएसटीआर 1, 2, 3 इमीडिएटली फाइल नहीं करना पड़ेगा, बट स्टिल 10 अगस्त को आपको एक नया फॉर्म आया है जीएसटीआर 3B जो आपको फाइल करना पड़ेगा। तो आप सब व्यापारी के लिए आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे जो आपकी सही रिटर्न्स फाइल करते थे पहले भी, जब वैट और सर्विस टैक्स का बातें होती थी, और अभी जीएसटी के अंदर भी वही आपकी रिटर्न फाइल करेंगे। मगर बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए जानना कि जीएसटीआर 1 में या जीएसटी रिटर्न में आपको इंफॉर्मेशन क्या क्या फाइल करनी है। तो आज हम बात करेंगे जीएसटीआर 1 जो कि रिटर्न है आउटवर्ड सप्लाईज की, या जो भी आपकी सेल्स होती है उसकी जो रिटर्न है, हम उसके बारे में बात करेंगे। और उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या सेक्शंस होते हैं, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको फर्निश करनी पड़ेगी एंड आपके बिजनेस में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन एप्लीकेबल है। तो अगर हम जीएसटीआर 1 फॉर्म को देखें तो उसमें 13 सेक्शंस हैं जिसमें आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन फिल करनी है। मगर हो सकता है कि सारी इंफॉर्मेशन आपको फिल करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि उसके अंदर ऐसा है कि आपको बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस की डिटेल देनी पड़ेगी, फिर आपको बिजनेस टू कंज्यूमर्स ट्रांजैक्शन की डिटेल देनी पड़ेगी। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं या एक्सेप्टेड गुड्स या अनलिमिटेड गुड्स में डील करते हैं या सर्विसेज में डील करते हैं, तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो हम लाइन बाय लाइन देखेंगे कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको फाइल करनी है, पहली चीज। दूसरी चीज हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने एक एक्सेल यूटिलिटी फाइल निकाली है, जिसके अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि हर व्यापारी या पूरे भारत में सब लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं होगा, तो आप अपनी रिटर्न कैसे भर सकते हैं या आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए वो प्रोसेस कैसे इजी कर सकते हैं। प्रोसेस इजी कर सकते हैं तो मेरा मतलब है कि अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग पूरे महीने अपना बिजनेस करेंगे, सेल्स करेंगे, परचेज करेंगे, सारे अपने, अगर हम मैनुअल इनवॉइस निकाल रहे हैं तो हमारे पास एक बिल बुक होगा जिसके अंदर सारी हमारी सेल्स होती है, या फिर हमारे सिस्टम के अंदर एक अकाउंटेंट हो सकता है वो जो सारे सेल्स मतलब आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे सारे सेल्स और परचेज रिकॉर्ड करता है। फिर हम ये सारी इंफॉर्मेशन लेके अपने सीए के पास जाते हैं। मगर आप समझिए कि सीए के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होगा अब से जीएसटी के अंदर कि वो आपका सारा रिकॉर्ड पहले चेक करे और फिर उसको फाइल करे, इतना टाइम नहीं होगा। तो आपसे ऐसी एक्सपेक्टेशन होगी कि एक बेसिक फॉर्मेट के अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन हर 3-4 दिन के अंदर रिकॉर्ड करें सिस्टम के अंदर, और फिर इसको एक पूरा कंसोलिडेशन करके अपने सीए को दे दें। और उनके लिए जो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनके लिए बहुत आसान रहेगा कि वो एक एक्सेल के अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन वेरीफाई करे और सीधे आपकी रिटर्न फाइल करे। अगर आपके पास अभी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, आप नहीं जानते किसी को, और आपने अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करा लिया है क्योंकि आपके सप्लायर आपसे जीएसटीआईएन नंबर मांग रहे थे, तो हम आपको बताएंगे कि अगर आप खुद भी करना चाहें तो बहुत आसान तरीका है कैसे आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो यूटिलिटी है वो कैसा है, एक्सेल के अंदर कहाँ कहाँ कैसे इंफॉर्मेशन डालनी है। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं और डिस्कशन में मैं आपको डायरेक्टली मेरी स्क्रीन दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको जीएसटी के पोर्टल दिखाऊंगा जो जीएसटीएन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बनाई है, जो ये सारा जीएसटी का कंप्लायंस एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से बना रहे हैं, जो पूरा आईटी बैकबोन है जीएसटी के लिए। तो हम देखेंगे उनकी पोर्टल gst.gov.in। तो हम सीधे हमारी स्क्रीन पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे gst.gov.in। ये वो पोर्टल है जहाँ पे जीएसटी का सारा कंप्लायंस होगा। या आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके अंदर बहुत बेसिक सा भी ऑप्शंस हैं, बहुत ज्यादा ऑप्शंस अभी नहीं डाले हैं। तो अगर आप लोग जीएसटी में रजिस्टर करा चुके हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन आपने कराया होगा। इसी पोर्टल पे हम लॉगिन नहीं करेंगे, हम यहाँ पर जाकर देखेंगे डाउनलोड्स करके एक ऑप्शन आ रहा है एंड यहाँ पर आप देखेंगे ऑफलाइन यूटिलिटीज, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें आप देखेंगे जीएसटीआर एक्सेल वर्कबुक टैबलेट डिटेल्स ऑफ आउटपुट सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज इफेक्टेड। तो दिस इज बेसिकली योर जीएसटीआर 1, जो जीएसटीआर 1 के अंदर आप आउटपुट सप्लाईज और सिंपल भाषा में बोले तो जो अपनी सेल्स की डिटेल्स देंगे
वो आप इस एक्सेल में आप डाउनलोड कर सकते हैं और डे टू डे बेसिस पे या 3-4 दिन में एक बार आप अपने बिल बुक उठा के जितनी भी आपने सेल की है उससे आप इस एक्सेल को भर सकते हैं। तो हम इसको डाउनलोड करेंगे, तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर रखा है और एक बार आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका GSTR एक्सेल वर्कबुक टेम्पलेट पर ये फाइल है। इस फाइल को खोलते आप देखेंगे कि जो GSTN है उन्होंने पूरा इंफॉर्मेशन दे रखा है कि क्या क्या आपको इसके अंदर जानकारी फिल करनी पड़ेगी, आप इसको कैसे भर सकते हैं। उन्होंने सारा दे रखा है कि अगर आप इसको एक्सेल फाइल में भर सकते हैं या फिर बहुत जल्दी एक जावा का टूल आएगा जिसमें आप इसको अपलोड कर सकते हैं। तो ऐसे कई 4 ऑप्शन इन्होंने दिए हैं। हो सकता है कि आप जो एग्जिस्टिंग आप अपना GST का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसके अंदर भी वो आपको ऑप्शन दे कि आप एक CSV फाइल एक्सपोर्ट करके उस फाइल को डायरेक्टली जो जावा का टूल आएगा उसमें अपलोड कर सकते हैं। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, इसमें बस ये बताया गया है कि आप कैसे GSTR फाइल कर सकते हैं। आप अगर और नीचे जाएंगे तो इसमें बताया गया है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। कई जगह इन्होंने हेल्प इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि GSTIN क्या वैल्यू है, कैसे आप इसको समझ सकते हैं, इनवॉइस नंबर कहाँ से आएगा, इनवॉइस डेट किस फॉर्मेट में होना चाहिए, इनवॉइस का वैल्यू कितने डेसिमल तक होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करना है। प्लेस ऑफ सप्लाई एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है GST के अंदर, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई में डिटरमाइन कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जाएगा, आपका IGST लगेगा उस पे या CGST एंड SGST लगेगा। तो गुड्स के केसेस में बहुत आसान है कि अगर आप इंट्रा स्टेट सेल कर रहे हैं तो आपका CGST और SGST लगेगा, अगर आप इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं तो आपका IGST लगेगा। बट सर्विसेज के केस में बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती है। सर्विसेज के केस में जो एक सर्विस प्रोवाइडर है अगर वो ऑनलाइन सर्विसेज दे रहा है तो उसको नहीं पता रहता कि उसका एंड यूजर सर्विसेज कहाँ ले रहा है। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस बनाई है जो हम अगेन डिटेल में एक अलग वीडियो में बात करेंगे। इसमें जो है आपको प्लेस ऑफ सप्लाई देना है जो कि इनिशियली बहुत इजी रहेगा। अगर आप गुड्स में डील कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप सर्विसेज में डील कर रहे हैं तो थंब रूल कह सकते हैं आप इसको कि अगर आपको नहीं पता है कि आपकी सप्लाई आपकी सर्विसेज कहाँ यूटिलाइज हो रही है, आपका यूजर कहाँ बैठा है, तो मगर आपको पता है कि आपका यूजर ने कहाँ का रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो जहां पे उसने रजिस्ट्रेशन ले रखा है वहीं आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। ऐसे ही अगर रिवर्स चार्ज आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, आपका इनवॉइस टाइप क्या है, इनवॉइस टाइप एक रेगुलर इनवॉइस है या एक्सपोर्ट सप्लाईज है, आप SEZ में सप्लाईज कर रहे हैं, अगर आप ई-कॉमर्स के माध्यम से सेल कर रहे हैं तो आपके ई-कॉमर्स ऑपरेटर का GSTIN क्या है, क्या रेट्स हैं, ऐसे करके सारी इंफॉर्मेशन इसमें दे रखी है। उसके बाद इन्होंने दे रखा है, तो अगर आप इस यूटिलिटी को देखेंगे तो इसमें बहुत सारी शीट्स हैं, ठीक है। तो ये शीट्स क्या हैं, तो उनका भी एक रेफरेंस यहाँ पर दे रखा है। सबसे पहले आप देखेंगे कि सबसे पहले B2B सप्लाईज की बात होती है, बिजनेस टू बिजनेस। तो अगर आप एक व्यापारी हैं, आपने एक दूसरे व्यापारी को उसका GSTIN लेकर अगर आपने उसको माल की सप्लाई की है तो वो सारी डिटेल्स आप B2B सप्लाईज टैब में फाइल करेंगे। इसको देख लेते हैं हम कैसा है। तो इसके अंदर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। सबसे पहले आपको जो आपका सप्लायर जिसको आपने माल, आपका बायर जिसको आपने माल बेचा है, आप उसका GSTIN यहाँ पे लेंगे। आपका इनवॉइस नंबर जो आपका अगर सिस्टम जनरेटेड है तो एक यूनिक नंबर आता है इनवॉइस का, वो क्या वैल्यू है। और अगर आपके पास मैनुअल बिल बुक है तो उसके अंदर एक सीरियल नंबर होता है, तो आपको जो इनवॉइस है उसका सीरियल नंबर डालना पड़ेगा, इनवॉइस का डेट डालना पड़ेगा। इनवॉइस का डेट आपको इसी फॉर्मेट में डालना पड़ेगा, DD MM यानी फर्स्ट 2 डिजिट शुड बी डेट, देन मंथ, देन ईयर। अब इसके 2 टेम्पलेट हो सकते हैं कि DD/MM/YYYY या फिर DD-MM-YYY। तो that stands for date, month and year. Next will be आपकी इनवॉइस वैल्यू कि जो आपने माल बेचा है उसकी इनवॉइस वैल्यू क्या है। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई की जहां आप माल बेच रहे हैं, तो अगर आपने सेम स्टेट में बेचा है तो आपका सेम स्टेट रहेगा। अगर दूसरे स्टेट में आपने सप्लाई किया है तो जो दूसरा स्टेट जहां पे आपने सप्लाई किया है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। Next would be whether it is reverse charge is applicable, yes or no. M stands for no, Y means yes. तो अगर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है आपके ट्रांजैक्शन पे तो आप इसको yes कर देंगे,
अदरवाइज ये नो रहेगा। आपका इनवॉइस टाइप क्या है, रेगुलर है, अगर आपने एसईजेड में सप्लाई की है, एसईजेड में विद पेमेंट सप्लाई किया है या विदाउट पेमेंट सप्लाई की है, तो या फिर डीम्ड एक्सपोर्ट है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये रेगुलर ही रहेगा until and unless आप एक्सपोर्ट करते हैं या एसईजेड में अगर आप सप्लाई करते हैं। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से सप्लाई कर रहे हैं तो उनका जो आपके ई कॉमर्स ऑपरेटर है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं। अगर आप इन मार्केटप्लेस के माध्यम से कोई सेल कर रहे हैं तो इनका एक यूनिक जीएसटी नंबर होता है, क्योंकि ये लोग अब से आपका टैक्स टीसीएस काटेंगे, जो एक टैक्स कलेक्शन एंड सोर्स है। जब आपको पेमेंट करेंगे आपकी सेल का तो एक टीसीएस डिडक्ट करेंगे, तो उस टीसीएस का क्रेडिट लेने के लिए आपको ई कॉमर्स की जीएसटी यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर आपने जो माल बेचा है उस पर क्या रेट एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं 0% अगर बिल डेटेड गुड्स है, या 0.25%, कुछ केसेस में गवर्नमेंट ने रिसेंटली 3% का भी रेट नोटिफाई करा था। 5%, 12%, 18% और 28% बहुत बेसिक रेट्स हैं जो अलग अलग गुड्स पे लगे। तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके गुड पे कौन सा रेट एप्लीकेबल है एंड क्या टैक्सेबल वैल्यू है, एंड अगर उस पे कोई सेस आता है तो आप इसमें देखेंगे कि जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी की इसमें बात की गई है, क्योंकि जब आप यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई डालते हैं तो आप जिस जीएसटी से आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उस जीएसटी से ऑटोमेटिकली वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई के कॉम्बिनेशन को लगाकर सिस्टम डिटरमाइन करेगा कि आपकी सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा। तो ऐसे करके आप इसमें सारी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। सिमिलरली अगर आप आगे देखते हैं तो ये है B2C है, हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में ही रहेंगे, सारी एक्सेल्स पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं। तो B2B बिजनेस टू बिजनेस सप्लाईज की हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट इज B2C लार्ज। तो अगेन इसका भी एक डिस्क्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दे रखा है कि कौन से केसेस में आपको B2C लार्ज इंफॉर्मेशन देनी है। B2C मींस बिजनेस टू एंड कंज्यूमर बट लार्ज सप्लाई। तो लार्ज सप्लाई कैसे डिटरमाइन होती है यहाँ पे, अगर आपने किसी भी कंज्यूमर को 2.5 लाख से ज्यादा, 2.5 लाख या 2.5 लाख से ज्यादा की अगर आपने उसको गुड्स बेचे हैं या सर्विसेज प्रोवाइड की है, और अगर ये जो कंज्यूमर है आपका अगर दूसरी स्टेट में बिलोंग करता है, सपोज कीजिए कि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आप राजस्थान में बिजनेस करते हैं और आपने किसी को गुजरात में सप्लाई की है गुड्स या सर्विसेज, तो आपके केस में यहाँ पे B2C लार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अगेन इसके अंदर आप देखेंगे वही सारी इंफॉर्मेशन आपको फाइल करनी है, आपका इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, आपके इनवॉइस वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर आप राजस्थान से गुजरात में बेचते हैं तो गुजरात आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। आप पे क्या रेट एप्लीकेबल है, टैक्सेबल वैल्यू कितना होता है। वही अगेन अगर आप किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल कर रहे हैं तो उसका जीएसटी आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे B2C स्मॉल। तो B2C स्मॉल जो भी इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट सप्लाई आपने की है जो 2.5 लाख से कम है, अब इसमें इंट्रास्टेट भी आ जाएगा, इसमें इंटरस्टेट भी आ जाएगा, और जो भी आपकी सप्लाईज है जो 2.5 लाख से कम है वो सारी इंफॉर्मेशन आप देंगे। तो अगेन आप यहाँ पे बताएंगे कि आपकी जो सप्लाई है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू है या ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू नहीं है। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू है तो उसमें एक फ्लैग आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो क्या आपका रहेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लैग है E&OE टाइप। सो E&OE का मतलब अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो आप ई सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज OEN अदर देन ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी जो नॉर्मल सप्लाई करते हैं। तो अगर आप नॉर्मल सप्लाई करते हैं तो आप OE सेलेक्ट करेंगे। वापस आ जाते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि आपको सबसे पहले टाइप इन प्लेस ऑफ सप्लाई, कौन सी स्टेट में आपकी सप्लाई की है, देन आपकी जो सप्लाई की है गुड्स और सर्विसेज उस पर क्या रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल है, देन टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, उस पर अगर कोई सेस गवर्नमेंट ने लगाया है तो वो आपने कितना कलेक्ट किया है। ई कॉमर्स के माध्यम से अगर आपने भेजा है तो इसमें लिखा है एंटर द जीएसटी ऑफ ई कॉमर्स कंपनी विद द सप्लाईज आर मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। एग्जैक्टली अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन के थ्रू ये बेच रहे हैं तो आप जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उनका जीएसटी यहाँ पे मेंशन करें। सिमिलरली नेक्स्ट इज डेबिट क्रेडिट नोट। अगर आपकी कोई भी सेल रिटर्न होती है या फिर आप किसी को एडिशनल डिस्काउंट देते हैं सेल के बाद, ऐसा कोई भी डेबिट या क्रेडिट नोट आप अपनी सेल से रिलेटेड अगर इशू करते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स आएगी यहाँ पे।
सबसे पहले आप बताएंगे कि अगर आपने एडवांस रिसीव किया है तो किस इनवॉइस के अगेंस्ट वो एडवांस रिसीव किया है, या फिर आपने जो डेबिट क्रेडिट नोट इशू किया है वो किस इनवॉइस के अगेंस्ट आपने इशू किया है, उसकी डेट क्या है, और आपका जो वाउचर है डेबिट क्रेडिट वाउचर उसका नंबर क्या है, क्या डॉक्यूमेंट टाइप है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, या फिर रिफंड वाउचर है। तो देन रीजन फॉर इशू, क्या रीजन है, आप उसमें रीजन भी मेंशन कर सकते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, जिस इनवॉइस की हम बात कर रहे हैं, जो इनवॉइस की प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वही वाउचर की प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। अगेन व्हाट इज द डेट एप्लीकेबल ऑन पर्टिकुलर गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं, उस पे सेस कितना एप्लीकेबल, तो ये सारी इंफॉर्मेशन डेबिट क्रेडिट नोट में जाएगी। अब गवर्नमेंट ने ये टैब्स दी है यहाँ पे, बट हो सकता है कि एक मंथ के अंदर आपका ऐसी कोई एंट्री ही ना हो, तो इन दैट केस आपको इसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन फिलअप नहीं करनी। तो ये जो डेबिट क्रेडिट नोट का टैब है CDNR, ये है कि डेबिट क्रेडिट नोट जो आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को इशू करते हैं, मोस्टली B2B केसेस के अंदर। हो सकता है कि B2C यानी आप अपने कंज्यूमर को भी कोई आप ई कॉमर्स बेच रहे हैं, किसी ने रिटर्न करते हैं, तो आपको उसका अगेन एक नोट जनरेट करना पड़ेगा। तो B2CNR UR, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे CDNUR इज क्रेडिट डेबिट नोट फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगेन इसके अंदर वही सारी इंफॉर्मेशन है कि व्हाट इज द, अगर आपके पास एडवांस आया है तो आपको एडवांस रिसीट नंबर देना पड़ेगा, या फिर अगर आप किसी इनवॉइस के अगेंस्ट जनरेट कर रहे हैं तो उस इनवॉइस का रेफरेंस आएगा, उसका डेट आएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा, वही सारी इंफॉर्मेशन जो हमने ऊपर वाले टेबल में। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, नेक्स्ट टैब इज फॉर एक्सपोर्ट, तो अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो विथ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, विदाउट पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको एक्सपोर्ट टाइप के अंदर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो जो आपने इनवॉइस जनरेट किया है एक्सपोर्ट के लिए, आपका इनवॉइस नंबर आएगा, इनवॉइस डेट आएगा, वैल्यू आएगा, किस पोर्ट से आप उसको शिप कर रहे हैं, एक यूनिक पोर्ट कोड होता है। तो अगर आप एक्सपोर्ट के अंदर डील करते हैं तो आपको पता होगा कि किस पोर्ट के माध्यम से आप ये एक्सपोर्ट करने वाले हैं, तो पोर्ट का कोड आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंटर द 6 डिजिट कोड ऑफ पोर्ट थ्रू व्हिच गुड्स वर एक्सपोर्टेड, प्लीज रेफर द लिस्ट ऑफ पोर्ट कोड अवेलेबल ऑन GST कॉमन पोर्टल। तो अगर आप नए हैं या आपको नहीं पता पोर्ट का कोड क्या है, तो आप GST के कॉमन पोर्टल में जा सकते हैं, जो हमने अभी देखा GST.gov.in, और वहां पर आप इन पोर्ट के कोड्स को एक्सेस कर सकते हैं। देन शिपिंग बिल नंबर, एक शिपिंग बिल जनरेट होता है एक्सपोर्ट के केसेस में, उसका डेट क्या है, व्हाट इज द डेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल। इसे एक्सपोर्ट के केस में नहीं होता है, बट देयर कैन बी सर्टेन केसेस। तो गवर्नमेंट ने प्रोविजन डाला है कि अगर आपकी कोई ऐसी सप्लाईज है, कई बार गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज लेकर आती है कि उनको अपनी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का इंटरेस्ट सेव करना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि स्टील का बहुत सारा एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से, बट गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी लानी है कि इंडिया के अंदर भी स्टील का कंजम्पशन होना चाहिए। तो इन दैट केस वो एक बहुत नॉमिनल सा एक्सपोर्ट ड्यूटी उस पे लैगी कर देते हैं। तो फॉर दोस काइंड ऑफ स्पेसिफिक केसेस यहाँ पे एक्सपोर्ट बिल मांगा गया है, जो कि नोटिफाई हो जाएगा। अगर अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है, आप जिस गुड्स पे डील कर रहे हैं उस गुड्स को, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस 98% केसेस के अंदर कोई भी एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगता है, और इसलिए कोई भी रेट ऑफ टैक्स नहीं आएगा। देन टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांसेस, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर जो प्रोविजंस हैं वो ऐसे हैं कि अगर आपने किसी फ्यूचर सप्लाई के अगेंस्ट एडवांस रिसीव कर लिया है, तो दैट मींस कि द सप्लाई हैज हैपेंड एंड आपको उसमें GST पे करना पड़ेगा। तो एडवांस की आपको सारी डिटेल देनी पड़ेगी कि किस उस एडवांस पे कितनी लायबिलिटी अराइज होती है, जो आप सप्लाई करेंगे तो उस पे कितना GST अट्रैक्ट होगा, कितना आपने ग्रॉस अमाउंट रिसीव किया है, और उस पे कितना सेस एप्लीकेबल होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एडवांसेस के केस में डालनी पड़ेगी। जब पहले महीने के बाद हम बाद के महीनों की बात करेंगे, तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप एडवांस को एडजस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने जुलाई में एडवांस रिसीव किया, अगस्त में आपने इनवॉइस प्लेस किया और उस एडवांस को आपने एडजस्ट किया, तो अगस्त की रिटर्न में आपको बताना पड़ेगा कि आपने कौन कौन से एडवांसेस अगस्त में एडजस्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगेन, एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ टैक्स ऑलरेडी पेड ऑन एडवांस रिसीव्ड for consideration and invoices issued in current period of the supplies। मतलब आपने अगस्त में सप्लाईज की है, बट उसका टैक्स आप जुलाई की रिटर्न में ही फाइल कर चुके हैं, तो आप उसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। आप अगेन प्लेस ऑफ सप्लाई जो आपने रेट अप्लाई किया था उसमें ग्रॉस एडवांस एडजस्टेड, आपने 10,000 का एडवांस जुलाई में रिसीव किया, बट उसमें से केवल 5,000 आपने एडजस्ट किया है, तो 5,000 का आप यहाँ पे एडजस्टमेंट दिखाएंगे एंड एनी अमाउंट ऑफ सेस दैट इज एप्लीकेबल।
Next section will be nil rated, exempted and non GST supplies. So nil rated हो सकता है गवर्नमेंट ने बहुत सारी सर्विसेज और बहुत सारे गुड्स ऐसे स्पेसिफाई किए हैं, नोटिफाइड किए हैं जिसके अंदर आप जीरो रेट कलेक्ट करेंगे। तो द इंटेंशन ऑफ जीरो रेट इज कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप निल रेटेड सप्लाईज कर रहे हैं तो आप जब इनपुट्स लाते हैं, मान लीजिए आपने इनपुट गुड्स यूज किए या इनपुट सर्विसेज आपने यूज की तो उसमें आपने जीएसटी पे किया होगा। सो द ओनली इंटेंशन ऑफ निल रेटेड सप्लाईज इज कि जो भी आपने इनपुट टैक्स दिया है, जो भी आपने इनपुट जीएसटी दिया है, अगर आपकी सप्लाईज निल रेटेड है तो आप अपने इनपुट जो आपका क्रेडिट है उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। दैट इज द होल इंटेंशन। वही अगर आप एग्जेम्प्टेड सप्लाईज कर रहे हैं तो आपको इनपुट क्रेडिट का बिल्कुल क्रेडिट नहीं मिलेगा, आप उसका रिफंड भी क्लेम नहीं कर सकते। सेम इज द केस फॉर नॉन जीएसटी सप्लाईज। नॉन जीएसटी इज मोर लाइक कि आप जो सप्लाई कर रहे हैं, आपको मान लीजिए आप पेट्रोलियम की भी सप्लाई कर रहे हैं, पेट्रोलियम डज नॉट फॉल अंडर जीएसटी, तो जो भी आप पेट्रोल की सप्लाई कर रहे हैं आपको वो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फर्निश करनी पड़ेगी। दैट इज नॉन जीएसटी सप्लाईज। वो आपकी सप्लाईज है, वो आपकी सेल है, बट वो जीएसटी पे फॉल नहीं कर रही है, बट स्टिल आपको वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन फर्निश करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वुड बी HSN समरी। HSN इज हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जो एक अगर आप एक्सपोर्ट्स में डील करते हैं, इंपोर्ट्स में डील करते हैं तो आपको पता होगा, या फिर अगर आपने एक्साइज में पहले काम किया है तो एक हर प्रोडक्ट का एक यूनिक HSN कोड होता है। सर्विसेज के केस में SEC कोड होता है जो उस पर्टिकुलर गुड या उस पर्टिकुलर सर्विस को आइडेंटिफाई करती है और उस पर्टिकुलर HSN के अगेंस्ट गवर्नमेंट ने जो टैक्स रेट है वो निकाल रखी है, नोटिफाई करा रखी है। तो गवर्नमेंट आप कोई भी गुड बेचते हैं उसका आप HSN बताएंगे कि भाई इस गुड्स का ये HSN है, एंड गवर्नमेंट विल वैलिडेट कि उस HSN के अगेंस्ट जो गवर्नमेंट की नोटिफाइड रेट है आपने अपने इनवॉइस में वही रेट अप्लाई किया है या नहीं किया है। तो एक HSN वाइज समरी भी आपको पूरा भेजना पड़ेगा जिसमें आप अपने HSN कोड बताएंगे, आप अपने गुड्स का डिस्क्रिप्शन देंगे, आपकी जो यूनिक क्वांटिटी है लीटर्स में है, पीसेस में है या फिर लॉट्स में है, तो वो UQC आप बताएंगे, टोटल क्वांटिटी बताएंगे अगेंस्ट ईच HSN, इस पर्टिकुलर HSN के अगेंस्ट आपने कितना सप्लाई किया है, उसका कितना वैल्यू होता है, कितना टैक्सेबल वैल्यू होता है, एंड देन उसपे कितना IGST, CGST, SGST एंड सेस आपने कलेक्ट किया है। तो ऐसा एक इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस पर्टिकुलर HSN कोड के अगेंस्ट जिसका डिस्क्रिप्शन कॉमन है, जिसकी यूनिक क्वांटिटी किलोग्राम्स में है, टोटल क्वांटिटी जो आपने सेल की है वो 2.05 kg है, देन टोटल वैल्यू जो इसकी आती है 2.05 kg की, that is 99,876.36। then what is the taxable value जिसपे टैक्स लगेगा, एंड IGST कितना है, सेस अमाउंट कितना है, स्टेट टैक्स कितना है, एंड उसपे सेस कितना है। तो सेंट्रल टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, SGST एंड टोटल सेस, तो ये सारी डिटेल्स HSN वाइज आपको इस पर्टिकुलर शीट में फर्निश करनी पड़ेगी। एंड फाइनली द लास्ट स्टेप इज लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इशू। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें आपको जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स इशू किए हैं, आपके सारे आउटवर्ड सप्लाईज के इनवॉइस, मतलब जो भी आपकी सेल्स इनवॉइस है, तो फ्रॉम दिस नंबर टू दिस नंबर जितने भी आपने इनवॉइसेस इशू किए हैं आपको वो सारी जानकारी यहाँ पे देनी पड़ेगी। आपके सेल्स के इनवॉइस, आपके परचेज के इनवॉइस, आपके डेबिट क्रेडिट नोट, आपके डिलीवरी चालान्स, तो जितने भी डॉक्यूमेंट आपने इशू किए हैं उनका एक लिस्ट बना के आपको इस पर्टिकुलर टैब पे देना है। और एक बार आपने पूरी एक्सेल कंप्लीट कर ली एक पूरे महीने के लिए, तो ये एक जावा का टूल आएगा बहुत जल्दी, उसके अंदर आप इसे स्ट्रेट अवे आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं एंड इट विल ऑटोमेटिकली फाइंड योर GSTR 1 डेटा। तो हमने ये पूरा एक्सेल देखा, हमने समझा कि क्या क्या इंफॉर्मेशन जाएगी, मगर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे टैब्स हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आपको ऐसा लगेगा कि हम हमारा बिजनेस करें या हम ये सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर करें, बट अगर जब आप इसको करना चालू करेंगे, देखिए बदलाव है और बदलाव शुरू में थोड़ा अपने को कष्ट देता है। चेंज मैनेजमेंट इज डिफिकल्ट इनिशियली, बट एज वी गो फॉरवर्ड, जब हम आगे जाएंगे GST के अंदर, तो ये हमको बहुत इजी लगने लग जाएगा। हमने जब फेसबुक यूज करना चालू किया था तो फेसबुक हमको शुरू में समझ में नहीं आया था, बट अगर आप आज देखें तो आप पूरा एक्सेस कर पा रहे हैं। हो सकता है कि ये वीडियो भी आप फेसबुक पर ही देख रहे हो या यूट्यूब पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी इज चैलेंजिंग इनिशियली, बट एक बार हम इसको शुरू करना चालू कर देंगे तो एज वी गो फॉरवर्ड बहुत आसान हो जाएगा।
तो हमने आपको बताया कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन फर्निश करने की आपको जरूरत है। हो सकता है कि आपके ऊपर इंटरस्टेट अगर आप सप्लाई कर ही नहीं रहे हैं तो B2CL जो बिजनेस टू कंज्यूमर लार्ज सप्लाईज है वो आपको इन्फॉर्मेशन फर्निश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिमिलरली अगर आपने कोई डेबिट क्रेडिट नोट इशू ही नहीं किया है पूरे महीने में तो आपको CDNR यानी क्रेडिट डेबिट नोट फॉर रजिस्टर्ड पर्सन या CDNUR क्रेडिट डेबिट नोट फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन आपको ये भी फिल करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको एक्सपोर्ट वाले टाइप में कोई इन्फॉर्मेशन फर्निश करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर आपके बिजनेस में एडवांस नहीं आते हैं, आप सारा कैश बेसिस पे ट्रांजैक्शन करते हैं तो AT and AT एडजस्टमेंट एडवांस एंड एडवांस एडजस्टेड के टैब में आपको कोई इन्फॉर्मेशन फर्निश करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नील डेटेड एग्जेम्प्टेड गुड्स पे डील नहीं करते तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन फर्निश करने की जरूरत नहीं है। आप इनको एकदम खाली छोड़ सकते हैं एंड देन यू कैन अपलोड दिस एक्सेल इनटू द यूटिलिटी एंड फाइल योर रिटर्न। तो दैट वाज ऑल आवर इंटेंशन जो हम आज आपको बताना चाहते थे। हमने बहुत क्विकली समझने की कोशिश की कि कैसे इस एक्सेल को भरना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसके अंदर जाएगी। बहुत जल्दी हम एक और आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे जब GSTN ये एक्सेल यूटिलिटी का सॉफ्टवेयर लॉन्च कर देगा तो हम आपको लाइव दिखाएंगे कि कैसे आप ये सारी इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं एंड कैसे आप उसके अंदर अपलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी सुझाव है आप हमको कमेंट में यूट्यूब कमेंट में या फेसबुक कमेंट में आप हमको बता सकते हैं। आप अपना ईमेल आईडी हमसे शेयर कर सकते हैं और हमको बता सकते हैं कि कैसी जानकारी आप हमसे जानना चाहेंगे या फिर आपके बिजनेस में आपको कहाँ चैलेंजेस आ रहे हैं। मैं आपको हमारा पोर्टल भी दिखाना चाहूँगा जहाँ पे हम बहुत सारे ब्लॉग्स बहुत सारे वीडियोस शेयर कर रहे हैं। तो filemygstr.com हमारा पोर्टल है, आप इसको देख सकते हैं। तो FileMyGSTR पे जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो सारे लेटेस्ट आर्टिकल्स मिलेंगे और हमने बहुत सारे सेक्शंस रखे हैं इसमें। अभी आप देखेंगे एक बहुत बेसिक सा पोर्टल है बट एज वी गो फॉरवर्ड इसके अंदर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। आप लेटेस्ट गाइड्स पे जा सकते हैं। लेटेस्ट गाइड्स के ऊपर हम डेली बेसिस पे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं तो वो आर्टिकल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। हमारा लास्ट आर्टिकल था कि नील डेटेड सर्विसेज अलग होते सर्विसेज क्या है। हम कोशिश करते हैं कि बहुत सारे इन्फोग्राफिक्स बनाएं क्योंकि पढ़ना एक आर्टिकल को पढ़ना कैन बी बोरिंग एट टाइम्स बट एक इन्फोग्राफिक को देख के समझना बहुत इजी होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसे बहुत सारे इन्फोग्राफिक्स हम आपको दें जिससे आप जल्दी से जानकारी आपको समझ में आए और आपका बिजनेस बिल्कुल हॉट नहीं होना चाहिए, कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए आपके बिजनेस के अंदर। ऐसे हमारे इंटेंशन है। तो इसी के साथ आई वुड लाइक टू क्लोज दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।